वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि आज का अपना नया टॉपिक है, दैट इज हर्चनबर्ग डिजीज या फिर कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ये पीडियाट्रिक के अंदर जीआई सिस्टम के अंदर पूछे जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है। जीआई सिस्टम से जो क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखना, समझना पूरे टॉपिक के अंदर के क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होती है, और पूरी वीडियो को देखते ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच इज ए कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन क्या होता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल यानी कि नाम से पता चल रहा है जन्मजात, यानी कि फ्रॉम बर्थ। ठीक है, फ्रॉम बर्थ ए गैंग्लियोनिक, ए स्टैंड फॉर एब्सेंट और गैंग्लियोनिक यानी कि जो गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती है, इनका क्या फंक्शन होता है सर? इट हेल्प टू मेक द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इनटू द जीआई सिस्टम के अंदर। ये क्या करती है कि जो सिग्नल टू द पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन होता है अपना, वहां तक पहुंचाती है, जिससे अपना जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं उसको कैरी आउट करवाने के अंदर इनका फर्दर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। तो वो क्या करती है? गैंग्लियोनिक सेल्स करती है। जब इनकी एब्सेंस हो जाएगी, उसकी वजह से मेगाकोलोन हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो नहीं रही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है तो जो खाना है वो आगे डेफिकेट नहीं हो पा रहा है, आगे चल नहीं पा रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, और रुकेगा तो बढ़ता जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज मेगाकोलोन। तो ये सिर्फ खाली इसको अदर नेम हर्चनबर्ग डिजीज भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर होती है, इन्फेंट नियोनेट वगैरह होती है, उनके अंदर पाई जाती है। कॉन्जेनाइटल होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड दो तीन बातें मैं और बता देता हूं। मोस्ट कॉमनली ये डाउन सिंड्रोम के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो पेशेंट होता है डाउन सिंड्रोम का, जिसके डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। प्रोक्सिमल पार्ट हमेशा मान के चलिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर एक इंटेस्टाइन का पार्ट लेता हूं और यहाँ पे जाके कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन हो रही है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है और आगे फर्दर मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो हमेशा प्रोक्सिमल पार्ट मतलब कि स्वेल होगा, बढ़ेगा, अफेक्ट होगा। कभी भी डिस्टल पार्ट या फिर डिजीज पार्ट कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि P स्टैंड फॉर प्रोक्सिमल, P स्टैंड फॉर पास वाला, और D स्टैंड फॉर डिस्टल, D स्टैंड फॉर दूर वाला। यानी कि D स्टैंड फॉर दूर वाला या फिर डिजीज पार्ट नेवर विल गेट डायरेक्टेड, नेवर विल गेट डैमेज, ओनली द प्रोक्सिमल पार्ट विल गेट अफेक्टेड, ड्यू टू व्हिच द हर्चनबर्ग डिजीज या फिर कॉन्जेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज विल अकर। देन उसके बाद में दिस इज द ओनली अबाउट किसके बारे में? ये अबाउट होगा भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। अब करते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोक्सिमल पार्ट हमेशा अफेक्टेड होता है। ठीक है, प्रोक्सिमल पार्ट गेट अफेक्टेड, और कौन से वाला? रेक्टोसिग्मोइड पार्ट। ठीक है, रेक्टोसिग्मोइड पार्ट विल गेट अफेक्टेड इनटू दिस डिजीज। देन उसके बाद में ये था ऑल अबाउट किसके बारे में? इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या कंडीशन होती है, क्या इसके अंदर डिजीज पार्ट होता है। देन उसके बाद में शुरू करते हैं इससे रिलेटेड कि भाई ये तो हो गए, इसके अंदर ये एब्नॉर्मलिटी होती है। अब इसका असेसमेंट कैसे करेगा, इस तरह आपको पता कैसे चलेगा? देखो, असेसमेंट के अंदर क्वेश्चन आता है ये यहाँ से कि एक तो ये जो मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली डाउन सिंड्रोम के अंदर आती है, या तो ये, या फिर गैंग्लियोनिक सेल्स की कमी हो जाती है, नर्व सेल्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है। या फिर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे ऐसे एक छोटा बच्चा है और वो जन्म के बाद में 48 आवर्स हो गए बट उसने स्टूल पास आउट नहीं किया है, तो वो मोस्ट कॉमन क्या चांसेस हो जाएंगे? तो डिजीज आएगी हर्चनबर्ग डिजीज, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स के अंदर, और क्या पता नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो असेसमेंट के अंदर सबसे पहले क्या होता है? असेसमेंट के अंदर मैं बताऊं आपको, तो फर्स्ट विच इज से ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टूल डज नॉट पास, ठीक है, या फिर मेकोनियम डज नॉट पास। जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के जो स्टूल होता है उसको मेकोनियम कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है और वो पाया जाता है। तो वो क्या होता है कि अगर पास नहीं होगा, ठीक है, देन अगर ये पास नहीं होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर स्टूल पास आउट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कलेक्ट होगा, और वहां पे कलेक्शन होगा, तो कलेक्शन के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगी, और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगी तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता जाएगा। अब मान के चलिए इसको सिस्टमेटिक वे से समझ लेना असेसमेंट को। ठीक है, स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है, स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंस होगी। अब नीचे की तरफ रास्ते से निकलता था, अब वो वहां से नहीं निकल रहा तो ऊपर की वजह से प्रेशर लगेगा, ऊपर से निकलेगा तो बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद में चौथे नंबर पे आता है कि सर अगर बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी, ऊपर की तरफ बैक्टीरिया वायरस होगा, ऑब्वियस ही बात है वहां पे क्या होगा? एंटीरियोकोलाइटिस हो जाएगा, यानी कि इंफेक्शन हो जाएगा। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से फिकल इंपैक्टेशन पाएगा, चिपक के आएगा, यानी कि जो
फीकस है यानी कि जो स्टूल है, जो लेयर थी इंटेस्टाइन की उसके अंदर से एकदम अडेयर होके आएगा, चिपक के आएगा, ड्यू टू विच उसके अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा और धीरे मूवमेंट होगी, ठीक है। तो एंटीरियर कोलाइटिस हो जाएगा। देन 5वें नंबर पे फीवर हो सकता है, ठीक है, बुखार वगैरह चढ़ सकता है, ऑब्वियस बात है, इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है बुखार चढ़ेगा साइन सिम्पटम्स के तौर पे। और छठे नंबर पे क्या होगा कि देखो फीवर हो रहा है, एंटीरियर कोलाइटिस हो रही है, जिसकी वजह से और क्या फर्दर साइन सिम्पटम्स इसके अंदर पाए जा सकते हैं, बिलियस वोमिटिंग के साथ में, दैट इज प्रोफ्यूज डायरिया हो सकता है, प्रोफ्यूज डायरिया हो सकता है। मान के चलिए अगर इतना प्रेशर बढ़ जाता है तो कुछ पार्ट जो पीछे की तरफ रह जाता है वो उसकी वजह से एक्सप्लोसिव डायरिया हो सकता है। और इस टाइम पे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एक्सप्लोसिव डायरिया हो चुका है, प्रोफ्यूज डायरिया हो चुका है, तो क्या नर्सिंग प्रायोरिटी आएगी, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा, नोटिफाई द फिजिशियन। अगर कोई पेशेंट है हर्चनबर्ग डिजीज या कॉन्जेनिटल ए गैंग्रेटिव मेगाकोलोन से सफर कर रहा है और वो पेशेंट अगर डायरिया के अंदर है ना, तो उसको नोटिफाई द फिजिशियन, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। प्लस में 7 नंबर पे ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये था किसके बारे में, जो नियोनेट के साइन सिम्पटम्स असेसमेंट होते हैं। देन उसके बाद में अगर मैं बड़े बच्चे की बताऊं कि उसके अंदर क्या होगा, तो देखो उसके अंदर अगर मान के चलिए बाद में हो जाता है तो उसके अंदर ओल्डर चाइल्ड के अंदर तो क्या पाया जाएगा, ओल्डर चाइल्ड के अंदर तो फर्स्ट वन विच इज सर पुअर ग्रोथ होगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से माल एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, माल एब्जॉर्ब हो रहा है खाना प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है, जिसकी वजह से पुअर ग्रोथ हो जाएगी। देन उसके बाद में सर वही सर बिलियस वोमिटिंग आएगी, ठीक है, बिलियस वोमिटिंग आएगी, यानी कि वोमिटिंग फिट्स होती रहेगी। और थर्ड वन की चीज सर रिबन लाइक स्टूल आएगा, ठीक है, रिबन लाइक स्टूल आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, स्टार मार्क कर लेना, पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रिबन लाइक स्टूल कोलोन कैंसर का भी होता है, ठीक है, किसी पेशेंट का कोलन कैंसर हो जाता है, अगर रेक्टल कैंसर हो जाता है उस टाइम पे जो स्टूल होता है दैट इज रिबन लाइक स्टूल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओल्डर चाइल्ड के बारे में, ये साइंस सिम्पटम्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद में मैं बताऊं इससे रिलेटेड कि भाई डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट या फिर बच्चा न्यूनेट इन्फेंट इससे है। देन सबसे पहले डायग्नोसिस के अंदर अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जो इसकी होती है पाल्पिटेशन किया जाएगा, ठीक है, पाल्पेट करके देखा जाएगा। पाल्पिटेशन कहां पे किया जाएगा, पाल्पिटेशन लोअर लेफ्ट एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, लोअर लेफ्ट एब्डोमेन के ऊपर पाल्पेट किया जाएगा। एब्डोमेन के पता है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन ओविबालिकल और इलेक्ट्रस्ट वाला होता है, तो जो लेफ्ट लोअर रीजन होता है किसका, एब्डोमेन कैविटी का, वहां पे चेक किया जाता है किसको, पाल्पिटेशन करके इसके अंदर। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे सर बैरियम एनीमा दिया जा सकता है, ठीक है, बैरियम एनीमा के द्वारा पता चल सकता है। तीसरे नंबर पे रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाएगा। रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है सर, रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर अगर किया जाता है बट वैसे करते नहीं, इसको क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने डायलेट किया, प्रेशर वैसे इतना ज्यादा बढ़ रहा है, पीछे की तरफ से और लग रहा है, तो हल्का सा भी होगा तो एक्सप्लोसिव डायरिया हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोसिव डायरिया हो सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा चौथे नंबर पे क्या होता है सर, रेक्टल मैनोमीट्री की जाती है, यानी कि प्रेशर ले जाता है किसका, रेक्टल का, ठीक है, रेक्टम के अंदर जो प्रेशर होता है उसका प्रेशर लेता है, मैनो यानी कि प्रेशर और मेट्री यानी कि मेजर करना, ठीक है। तो इसका प्रेशर लिया जाएगा, किसका प्रेशर लिया जाएगा, रेक्टल मैनोमेट्री का। और कंफर्मेटिव क्या होता है, कंफर्मेटिव इसका डायग्नोसिस होता है, दैट इज सर बायोप्सी ली जाती है, ठीक है, रेक्टल बायोप्सी, रेक्टल बायोप्सी विल बी टेकन। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके अंदर बायोप्सी ही कंफर्मेटिव मैनेजमेंट की होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो डिजीज पार्ट है उस पार्ट को उठा के अपन ने माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच कर ली कि इसके अंदर क्या है नॉर्मलिटी है, तो उससे हटके तो कोई अलग से इसके अंदर कंफर्मेटिव हो नहीं सकता। तो दैट इज ऑलवेज कंफर्मेटिव मैनेजमेंट ऑफ द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस द रेक्टल बायोप्सी टेकन फॉर द किसके लिए, मेगाकोलन के लिए। अब इसका मैनेजमेंट के बारे में बताऊं मैं, तो देखो मैनेजमेंट के अंदर इसका किया तो जा सकता है, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट होता है ना, मेडिकल होता है, सर्जिकल होता है, ठीक है, मैनेजमेंट की बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि देखो मेडिकल के बारे में बताता हूं। मेडिकल के अंदर खाली बस स्टूल सॉफ्टनर दे दिया गया, ठीक है, यानी कि सर स्टूल सॉफ्टनर दे दिया गया, या फिर लो फाइबर डाइट दे दी गई, ठीक है, लो फाइबर डाइट दे दी गई, ठीक है, एनिमा वगैरह दे दिया गया, स्टूल सॉफ्टनर एनिमा लैक्सेटिव वगैरह ये दे दिया जाता है, ठीक है। लो फाइबर डाइट के अंदर मिल्क वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था मेडिकल, लेकिन इससे कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं होता है, ये तो सिर्फ खाली थोड़ी सी देर के लिए रिलीव करवा सकता है। बाकी मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जो इसका कंफर्मेटिव और जो प्रॉपर तरीके से क्यूरेटिव मैनेजमेंट होता है, दैट इज फर्स्ट वन क्या होता है इसके अंदर, दैट इज प्रोसीजर्स के नाम होते हैं। सबसे पहले स्वन सन प्रोसीजर होता है,
ठीक है, नाम लिखते जाओ। स्वॉनसन प्रोसीजर होता है। द सेकंड वन विच इज डुहामिल प्रोसीजर होता है, ठीक है, डुहामिल प्रोसीजर होता है। देन तीसरे नंबर पे होता है सोवोज, ठीक है, सोवोज होता है। तो ये था किसके बारे में, 3 प्रोसीजर होता है सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या क्या होता है इसके अंदर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले उठाते हैं अपन किसके बारे में, स्वॉनसन प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। दिस इज द स्वॉनसन प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है कि जो कट मारा जाता है ना, यानी कि अगर ये पार्ट है इंटेस्टाइन का, तो और यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इसको ओब्लिक कट मारा जाता है, ठीक है, ऐसे कट मारा जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, ओब्लिक कट मारा जाएगा, ठीक है, ओब्लिक कट डन किया जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, स्वॉनसन प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। और ये डिजीज पार्ट को यहाँ से हटा के और फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है कंडीशन को। देन सेकंड वन व्हिच इज डुहामिल प्रोसीजर होता है। डुहामिल के अंदर क्या होता है कि देखो इसके अंदर जो बैड या फिर डिजीज कोलोन है ना, वो वहीं पे इंटैक्ट रह जाता है, ठीक है, कोलोन इंटैक्ट। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये प्रोसीजर होता है, बाईपास बना दिया जाता है। अगर ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ से इसके साथ में पार्ट को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ग्राफ के द्वारा। तो जिसकी वजह से गुड कोलोन ज्वाइन विद द बैड कोलोन, ठीक है, ज्वाइन विद द बैड कोलोन कर दिया जाता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स कट मारा जाता है एकदम सीधा, ठीक है, ट्रांसवर्स कट किया जाता है, ठीक है। और तीसरा बच गया सोवोज। सोवोज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर खाली सिरोसा को छोड़ दिया जाता है, बाकी इनर को ट्रीट कर दिया जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे हो रही है अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ खाली अंदर की जो लेयर होती है उसको ट्रीट कर दिया जाता है, जो सिरोसा होती है उसको छोड़ दिया जाता है, वो इंटैक्ट रहती है। बाकी इनर की तरफ से ठीक करके जो भी एब्नॉर्मलिटी है उसको ठीक किया जाता है, किसके अंदर, सोवोज प्रोसीजर के अंदर होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द किसके बारे में, कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के बारे में। अब इसके अगर मैं प्री और पोस्ट के बारे में बताऊं कि सर इसकी प्री और पोस्ट क्या क्या देखी जा सकती है और पूछी जाती है, तो आप लिखते जाना, मैं आपको वैसे बता देता हूं। सबसे पहले प्री और पोस्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो नॉर्मल एब्डोमिनल होती है वो होती है 30 से 32 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। सेमी अपराइट पोजीशन या फिर सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है बच्चे को। प्लस में इनटेक आउटपुट को देख लिया जाता है, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर लिया जाता है, प्लस में कंफर्ट लेवल को देख लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्री प्रोसीजरल जो केयर की जाती है। पोस्ट यानी कि सर्जरी के बाद में किया जा सकता है। पहली बात तो इंटेस्टाइन को जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाना पड़ता है, सुचरिंग को प्रिवेंट करवाना पड़ता है। देन इसके अलावा 48 से 72 घंटे तक एनक्यूब रख दिया जाता है और लिक्विड डाइट दी जाती है। प्लस में और इससे रिलेटेड बस यही था। और इसके अंदर पोस्ट के अंदर तो और कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन उसमें भी दी जाती है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई पोस्ट के अंदर खास कुछ पूछा जाता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेगाकोलोन, कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, चैनल आपका ही है, कुछ अच्छा सीखने को मिले, कहीं आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और मेरे चैनल पे आप और बाकी इंस्टा पे मेरे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। और वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी को